स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 साल से लापता डोरली परसवाड़ा निवासी 75 वर्षीय वृद्ध पहुंचा बांग्लादेश। बांग्लादेश पुलिस ने वृद्ध को जानकारी के अभाव में किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन को ढाका उच्चायुक्त ने जारी किया फैक्स, मांगी राष्ट्रीयता और पहचान के दस्तावेज, परिजनों की जागी उम्मीद। कोसमी के सरपंच तरुण उर्फ गगन नगपुरे किए गए सरपंच पद से पृथक। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जारी किए आदेश। 2 पंचायत सचिव पर भी की गई कार्रवाई। 1 पंचायत सचिव की सेवा समाप्त करने के आदेश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया आमरण अनशन। 4 कार्यकर्ताओं ने त्यागा अन्न जल। अर्धवार्षिक परीक्षा को दरकिनार कर छात्रावास अधीक्षक की बहाली को लेकर छात्रों ने खोला मोर्चा। सहायक आयुक्त की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल, सौंपा ज्ञापन। गोंगलई छात्रावास का मामला। और गुरुवार को साईं बाबा को लगाया जाएगा 56 व्यंजनों का भोग। वार्षिक उत्सव के समापन पर होगा महाप्रसाद वितरण। और अब समाचार विस्तार से। ढाका उच्च आयोग ने परसवाड़ा डोरली निवासी राम सिंह की राष्ट्रीयता और उसके पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज के प्रमाणीकरण को लेकर जिला प्रशासन को फैक्स के माध्यम से एक पत्र जारी किया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने विधिवत कार्यवाही करते हुए 74 वर्षीय वृद्ध राम सिंह की तमाम जानकारी ढाका उच्च आयोग को प्रेषित की है। आपको बता दें कि ग्राम डोरली निवासी राम सिंह को बांग्लादेश पुलिस ने बांग्लादेश के बोगरा जिले के शेरपुर थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है। बांग्लादेश पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर राम सिंह ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वह भारत का निवासी है, जो कि ग्राम डोरली में अपने परिवार के साथ रहता है। इस बयान की पुष्टि को लेकर ढाका उच्च आयोग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान एडीएम शिव गोविंद मरकाम ने बताया कि ढाका उच्च आयोग ने राम सिंह के संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसे इकट्ठा कर जानकारी भेज दी गई है। वहीं राम सिंह की रिहाई को लेकर शासन स्तर पर पत्र भेजा गया है। ये उच्चायुक्त ढाका द्वारा एक ठो पत्र आया था, जिसमें राम सिंह जो अपने जिले का है, उसका पिता का नाम है बुद्धू सिंह, मंगोली गांव का है, ये अपना परसवाड़ा ब्लॉक का। तो वो शायद ढाका में पश्चिम बंगाल उधर चला गया था, गुम गया था। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से आया हुआ है कि आदमी वहाँ प्राप्त हुआ है ढाका में, तो इसकी जानकारी ली गई थी। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से और एसडीएम साहब से रिपोर्ट ली है, और साथ में ग्राम पंचायत का भी रिपोर्ट है, और उसके आधार पर ये अपने यहाँ का निवासी है। उसका वोटर लिस्ट भी हम चेक किए हैं, और ग्राम पंचायत से भी जानकारी ली है। उसमें पाया गया कि वो वृद्ध हो गया है, 70-75 साल का है वो, और अपने बिटिया के यहाँ रहती थी। और कुछ दिन बाद वो यहाँ से चला गया था कहीं अन्य, अपने रिश्तेदार से ढूंढा ढाढ़ा, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। लेकिन अभी पता चला है कि वो ढाका में है। अब हम यहाँ से शासन को पत्र लिखे हैं, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। और चूँकि विदेश मंत्रालय ही जानकारी चाहिए गई थी, तो हमने भेज दिया है, और भारत सरकार इसको ले आएगा, और नियत स्थान वहीं से उच्च आयोग से ही यहाँ लाया जाएगा उसको। वित्त प्राधिकरण न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती मंजूषा राय ने ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच तरुण उर्फ गगन नगपुरे को सरपंच पद से तत्काल पृथक किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं उन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिव युवराज दासरे की सेवाएं समाप्त करने के भी आदेश जारी किए। साथ ही तत्कालीन सचिव सेवक राम खरोले की 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि कोसमी के पूर्व सरपंच ओमकार माहुले द्वारा सरपंच गगन नगपुरे और सचिव पर परफॉर्मेंस ग्रांट फंड की राशि का दुरुपयोग करने की शिकायत की थी। मामले की जांच अधिकारियों के प्रतिवेदन और आवेदक तथा अनावेदकों के बयान के आधार पर श्रीमती राय ने इन शिकायतों को सही पाए जाने पर सरपंच तरुण उर्फ गगन नगपुरे को धारा 40 के अंतर्गत तत्काल सरपंच पद से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने धारा 92 के तहत 5,000 रुपए की राशि शाला प्रबंधक समिति के खाते में जमा करने तरुण नकपुरे से 66,491 रुपए और सचिव युवराज दासरे से भी 66,491 रुपए की राशि वसूली के आदेश दिए। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव युवराज दासरे की सेवा समाप्त करने के भी आदेश जारी किए। इस संबंध में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय ने बताया कि कोसमी के सरपंच और 2 सचिवों पर कार्यवाही की गई है। ग्राम पंचायत कोसमी के सरपंच और सचिव को हटाया गया। किस कार्रवाई के तहत हटाया गया? उनके खिलाफ धारा 40 का प्रकरण चल रहा था, तो विगत दिनों में उन्हें हटाया गया। उसमें 2-3 मामले थे उनके खिलाफ। वो हमारे यहाँ एक न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत सुनवाई करके और फिर कार्रवाई की। उसमें सरपंच है और 2 सचिव हैं। वहीं इस मामले में चर्चा करने पर सरपंच गगन नकपुरे ने कहा कि उन्हें अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। उन्होंने जो भी कार्य किया है वह पंचायत और ग्रामीणों की भलाई के लिए किया है। तक तो मेरे हाथ में कोई ऐसे आदेश आए नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पे हमारे यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ऐसी खबरें फैलाई जा रही है। कुछ प्रकरण मेरे वहाँ चल रहे थे। आप जो पीछे में एक बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक 25 से 30 साल पुरानी बिल्डिंग थी, जनपद प्राथमिक शाला, जिसमें मैंने भी पहली क्लास से अध्ययन किया है। वह बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी थी कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व, जुए का अड्डा, शराब का अड्डा एवं अनेक अनैतिक काम यहाँ पर किए जाते थे, जिसको पूरा गाँव जानता है और आजू बाजू की सभी कोसमी की जनता सभी जानती है। यहाँ नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ प्राथमिक, यहाँ भी माध्यमिक शाला है। यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे इस बिल्डिंग पर चढ़कर खेलकूद किया करते थे। कभी भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती थी। इस बात की जानकारी प्रधान पाठक के द्वारा और पूर्व में जो सिसोदिया मैडम प्रधान पाठक हैं उनके द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया था। तो मेरे पास कुछ राशियाँ थी ग्रांट परफॉर्मेंस की। उस राशि के द्वारा मेरे द्वारा यहाँ जनहित में, जनता के, कोसमी की जनता के लिए इतना बड़ा गाँव होने के आज तक यहाँ पर इतना विकास नहीं हुआ। आज तक कोई भवन नहीं बना कि हमारे यहाँ पे गरीब मजदूर जो हैं बड़े बड़े हाल लेते हैं, किराया, शादी विवाह के लिए परेशान होते हैं यहाँ वहाँ जाकर। आज उनके लिए इतना बड़ा यहाँ निर्माण किया गया, बहुत सुंदर निर्माण कराया गया भवन का, जिसके तहत अभी मुझे पता चला है कि मैडम ने मुझ पर धारा 40 की कार्रवाई की है, मंजूषा राय जी ने। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मैडम भयभीत हैं, उनसे कुछ गलत आदेश हो चुके होंगे, परंतु मैंने जनहित में काम किया है और आने वाले समय में भी इस ग्राम पंचायत कोसमी के लिए मैं तत्पर रहूँगा, समर्पित रहूँगा। मुझे जनता ने स्वीकारा है। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के नेतृत्व में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 1 माह से अधिक समय से हड़ताल की जा रही है। वहीं सरकार द्वारा इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण इन कार्यकर्ताओं ने क्रमिक भूख हड़ताल की थी। इसके बाद 13 दिसंबर से इन कार्यकर्ताओं का आमरण अनशन शुरू हो गया है। बुधवार को 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता सोनी, उमा गोलेंद्र, जीरा कावरे और नावन डहाके अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस संबंध में संघ की अध्यक्ष योगिता कावरे ने बताया कि हमारे लगातार आंदोलन करने पर भी सरकार नहीं मान रही है। योगिता कावरे, हम लोग विगत 1 माह से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल करते आए हैं और कई बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए रैली के माध्यम से, चक्का जाम के माध्यम से, अगर नहीं हुआ तो पुतला दहन के माध्यम से भी हमने ध्यान आकर्षित किया। कुछ नहीं हुआ तो हमारी बहनों ने क्रमिक भूख हड़ताल 24 घंटे के द्वारा हड़ताल जारी करी। उसके द्वारा भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो हमारी 4 बहनें आमरण अनशन में बैठ चुकी हैं। यह निश्चित करें, वो अधिकारी हैं, वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। अगर सेवा समाप्त होगी तो सबकी होगी। इधर बुधवार शाम महिला बाल विकास के अनेक अधिकारी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने हड़ताल और आमरण अनशन कर रही कार्यकर्ताओं को समझाइश दी कि वे हड़ताल समाप्त कर दें, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं मान रही हैं और वे हड़ताल पर अड़े हैं। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों द्वारा हड़ताल की जा रही है। 1 महीने तक यहाँ पे आए थे, कैसे आना हुआ था? इनसे मिलने आई थी कार्यकर्ता बहनों से, तो समझाने आई थी कि अपनी हड़ताल वापस ले लें, क्योंकि लंबी अवधि हो गई है, उससे आंगनबाड़ी की सेवाएं बहुत प्रभावित हो रही है। क्या हुआ इसमें आपकी बातचीत में? बातचीत में अभी आपके सामने है, अध्यक्ष बताएंगे, मैं तो समझा ही रही हूँ, लेकिन जिस तरह कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं है। नहीं, अगर इनकी जो मांगे हैं वो क्या लगता है आपको, जायज़ है या? देखिए, उसके बारे में तो जो भी मांगे हैं शासन स्तर पे इनको डिसाइड करने, उसके लिए इतना दिक्कत नहीं हो कहने के लिए कुछ।
एसएन देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल द्वारा बुधवार को वार्ड नंबर 1 साईं मंदिर चौक बूढ़ी में शीतकालीन ऋतु से उत्पन्न रोगों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुजुर्गों की सेवा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। होम्यो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एन.के. मिश्रा और पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी इस शिविर में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। करीब 1 दर्जन चिकित्सक इस शिविर में अपनी सेवाएं देते हुए 135 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उनका उपचार कर रहे हैं। आदिवासी विकास विभाग के अधीन संचालित हो रहे छात्रावास की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के प्रमुख उद्देश्य को लेकर आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा के द्वारा छात्रावासों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में सहायक आयुक्त श्री वर्मा के द्वारा छात्रावास अधीक्षकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सहायक आयुक्त के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर शासकीय सीनियर अनुसूचित जाति छात्रावास कोगलई के छात्रों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस छात्रावास के तमाम छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक नीलम कीर्ति गेडाम की बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा। लेकिन इस बार छात्रों ने अर्धवार्षिक परीक्षा का बहिष्कार करते हुए छात्रावास अधीक्षक के पक्ष में मोर्चा खोला। छात्रों ने बताया कि आदिवासी विकास विभाग द्वारा मुंह देखकर कार्रवाई की गई है, जहां अन्य छात्रावास के अधीक्षकों को महज नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। वहीं कोगलई छात्रावास अधीक्षक पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें पद से पृथक कर दिया गया, जो कि अनुचित है। बताओ रिसीविंग ले लो सर। और नएगांव के सर हॉस्टल अधीक्षक को सर नोटिस जारी किए सर, हमारे अधीक्षक को नोटिस जारी नहीं किए। देखो बच्चे, ये तुम लोग का काम नहीं है, तुम लोग का काम पढ़ाई का, ठीक है, उस पर ध्यान दो। ये इनकी यदि गलती नहीं होगी तो इनको हम बहाल करवाएंगे, ठीक है। और ये रोज यहाँ इसको आने की आप लोग को जरूरत नहीं है, मैंने एक बार ही ले लिया इस पे। सर नोटिस देते तो वो सुधार भी कर सकते हैं सर, जो नाश्ता नहीं दे रहे थे शाम टाइम उसको सुधार भी कर सकते थे, बस वही। सर वो क्या हुआ, 6 तारीख को एसी साहब आए थे, मतलब हॉस्टल का निरीक्षण करने। नवेगांव में भी आए थे, पहले नवेगांव गए थे सर, और हमारे हॉस्टल में बाद में आए सर। तो उनने क्या काम किए, मतलब वहाँ पे मतलब आज दिए सर नोटिस, कल मतलब 12 तारीख, और हमको मतलब हमारे अधीक्षक को 2 दिन बाद निलंबित कर दिए सर। 6 तारीख को, 8 तारीख को निलंबित कर दिए सर। और उनको आज कल नोटिस दिया गया सर नवेगांव वालों को, उनको भी वो 2 दिन बाद देना था ना सर। वहाँ पे शिक्षक है, उनको सस्पेंड करने का कारण क्या था पता नहीं, वही पूछेंगे करके आए हैं सर, और हमारे अधीक्षक हमारे हॉस्टल में बने रहे। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान सहायक आयुक्त श्री वर्मा ने कहा कि कोगलई छात्रावास में काफी कमियां थी, जो कि बच्चों के द्वारा ही बताई गई। उनके द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह जायज है। सहायक आयुक्त श्री वर्मा ने कहा कि छात्रों को इस मामले में योजनाबद्ध तरीके से उकसाया जा रहा है, जिसकी जांच कर आरोप पत्र जारी किया जाएगा। देखिए, ये शिकायत बच्चों ने ही की है, उन्होंने लिखित में दिया था जब मैं छात्रावास में गया था। उसके बाद अगर बच्चे यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब कि प्री प्लान करके उनको लाया जा रहा है। और फिर मैं अब इसके भी तहकीकात करूँगा कि उन बच्चों को ला कौन रहा है, उनका आने जाने का किराया कौन दे रहा है, और बच्चे यहाँ कैसे आ रहे हैं। और फिर यहाँ आ रहे हैं तो मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, वो दूसरों से मिल के या मीडिया में दे के या दूसरे लोगों को ज्ञापन दे के, ज्ञापन देने का काम बच्चे तो ये प्रक्रिया भी नहीं जानते, वो कैसे ज्ञापन देंगे। इसका मतलब कि वो प्रायोजित है, आने जाने का खर्चा कौन दे रहा है, स्कूल छुड़वा के कौन लेके आ रहा है, तो उसकी कार्रवाई होगी। और अगर इसमें जो है किसी का हाथ होता है तो उसके विरुद्ध फिर अतिरिक्त आरोप पत्र बनेगा। वहीं संयुक्त कलेक्टर गोविंद दुबे ने आदिवासी विकास विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। हमारे एसी ट्राइबल साहब ने कोगलई छात्रावास का औचक निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण के दौरान उनको कुछ अनियमितताएं मिली हैं। अनियमितता के आधार पर उन्होंने अधीक्षक को निलंबित किया है।
अब छात्रों की ये मांग है कि अधीक्षक को फिर से बहाल किया जाए। छात्र एक बार पुनः ये ज्ञापन लेके आए हैं, इससे पहले भी उन्होंने कल ज्ञापन दिया था। इस संबंध में एसी ट्राइबल साहब को जो है अपना प्रतिवेदन देने के लिए हमने पत्र लिख दिया है। अब वो उसमें जांच करेंगे, अपना प्रतिवेदन देंगे, उस आधार पर इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को ये समझाइश दे दी गई है कि अभी जो है वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। वहीं छात्रों ने जिला प्रशासन को 7 दिनों का वक्त दिया है। क्या 1 सप्ताह में नहीं होगी तो और आएंगे सर? हाँ ठीक है, इतना तो समय देना चाहिए ना किसी को। ठीक है। प्रदेश में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुराचार पर आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने का विधेयक पारित किए जाने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसी मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने बुधवार को जिले से अनेक महिलाएं भोपाल के लिए रवाना हुई। इसमें भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी और वाम महिला सुरक्षा दल शामिल हैं। हाँ, मैं मीनाक्षी हरिन खेरे महिला मोर्चे में जिला महामंत्री के पद पर हूँ और आज यहाँ से सभी महिला मोर्चा सहित सभी मोर्चाओं की बहनें इधर उधर से सभी जगह से इकट्ठा हुई हैं और सभी भोपाल जा रही हैं। यहाँ से बस, गाड़ियाँ और सिवनी जिला सब तरफ से जा रही है। हाँ, तो भोपाल जाने का कारण ये है कि शिवराज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, उन्होंने जो नियम जो पारित करवाया है, फांसी का जो बलात्कार दुष्कर्म हो रहे थे 12 साल के बच्चों के साथ, तो उस संदर्भ में सभी प्रदेश की महिलाओं ने उनका स्वागत करने का निर्णय लिया और वो इसी उद्देश्य से भोपाल जा रहे हैं। मैं वामा महिला सुरक्षा दल से पूजा तिवारी और हाल ही में हम मौसम हरिमखेड़े के नेतृत्व में शिवराज जी चौहान का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मेरी वामा महिला सुरक्षा दल से 50 लड़कियां और महिलाएं हैं। और हम लोग यह स्वागत जो दुष्कर्म 12 साल की लड़कियों तक अगर होता है और उसमें जो एक्शन लिया जाएगा, फांसी की सजा देगी, इनका हम स्वागत करते हैं। ऐसे सीएम का हम स्वागत करते हैं, ऐसे सोच ऐसे विचार वाले व्यक्ति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हमारी वामा महिला सुरक्षा दल का जत्था मौसम हरिमखेड़े के नेतृत्व में जाएगा और उनका स्वागत। कलेक्टर बंगले के पास स्थित कौमी एकता की मिसाल माने जाने वाली हजरत सैयद शाह बाबा की दरगाह से बुधवार को चादर शरीफ निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए वेनगंगा के तट पर स्थित प्राचीन दरगाह मनका टेकरी में पेश की गई। इस संबंध में मनका टेकरी समिति के सदस्य मोहसिन अली ने बताया कि मनका टेकरी से उर्स के अवसर पर चादर शरीफ निकाली गई है। यह इस आयोजन का 16वां वर्ष है। यहाँ से सहनाई वादन होकर के चादर लेकर के सीधे मनका टेकरी जाएंगे। आप यहाँ के खादिम हैं राधे श्याम जी दुबे जी, आप ये सैयद बाबा खादिम हैं, इनके ही जरिए यहाँ की चादर निकाली जा रही है और वहाँ पर जाकर के जो पेश की जाएगी भी जाकर मनका टेकरी। वारासिवनी में 13 नवंबर को जीएसटी के तहत ई पे बिल के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला राज्य कर सहायक आयुक्त SL बेगा, राज्य कर अधिकारी सरिता सिरसाम, अनुपम शर्मा और राज्य कर निरीक्षक NP जंगेला की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में ई पे बिल संबंधित समस्त जानकारियां प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। आयोजित कार्यशाला में व्यापारी, अधिवक्ता, ट्रांसपोर्टर, कर सलाहकार, अकाउंटेंट सहित नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एवं कर सलाहकार, अधिवक्तागण और एवं यहाँ के जो भी अकाउंटेंट हैं, इस संबंध में कार्यशाला कर। सर क्या बताया गया कार्यशाला में? कार्यशाला में ई बिल क्या है, इसके कैसे काम करना है, इसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं, इसमें कैसे यानी इसका उद्देश्य क्या है शासन को लागू करने का, इसके संबंध में छोटी कार्यशाला का लगभग किया गया है। सर जो उपस्थित जनों के द्वारा कुछ बातें रखी गई उसके संबंध में निराकरण किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि कैसे काम करना है। छिंदवाड़ा के जिला परिवहन अधिकारी संतोष पॉल द्वारा 13 दिसंबर को बालाघाट के जिला परिवहन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। श्री पॉल ने कार्यभार संभालने के बाद इस कार्यालय में पेंडिंग कार्यों की जानकारी दी। सर आप जो अपने पदभार ग्रहण किया है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो ये रहेगी जो पुराने काम में पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको सबसे पहले निराकरण कर आम लोगों को सहूलियत प्रदान की जा सके, उसके बाद अन्य काम देखें। कहाँ रहे सर?
इससे पहले? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग इंदौर थी, इंदौर के बाद जबलपुर, जबलपुर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट रह चुका हूँ, मंडला रह चुका हूँ। तो मतलब दोबारा पोस्टिंग है सर आपके बालाघाट में? बालाघाट में 1 सवा महीने पहले यहाँ था। सर ये अचानक यहाँ से मतलब कैसे बदलाव हो गया कि यहाँ? नहीं, ये शायद कुछ मुख्यालय को ये जानकारी मिली थी कि चिकवा साहब जो हैं स्वास्थ्य वगैरह खराब है, अभी अनुपस्थित है, इसलिए फिलहाल के लिए मुझे दिया। कितने दिनों से अनुपस्थित है? अब ये मुझे आइडिया। आपको बता दें, यहाँ पूर्व में पदस्थ प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा को ग्वालियर कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। नगर के मध्य स्थित श्री शिव साई मंदिर में 11वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा की स्थापना की वर्षगांठ पर 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। इस वार्षिक उत्सव के तहत मंदिर में फूलों और रोशनी से बहुत ही शानदार सजावट की गई है। इस वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन साईं धाम शिरडी से पधारे विद्वान पुरोहितों के एक दल द्वारा पूजा अर्चना कार्यक्रम संपन्न कराए गए। मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। गुरुवार को वार्षिक उत्सव के अंतिम दिन सुबह श्री साईं बाबा की काकड़ आरती के बाद प्रतिमा का अभिषेक पूरी वैदिक रीति के साथ किया जाएगा। फिर पूजा अर्चना के बाद हवन और महाआरती की जाएगी। इस बीच दोपहर 12 बजे साईंनाथ को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। फिर महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। लालबर्रा के इंदिरा विद्या मंदिर में बुधवार को अशासकीय शिक्षक संघ की बैठक हुई। इस बैठक में RTE की राशि संघ की कार्यकारिणी का पुनर्गठन सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में समस्त अशासकीय संस्थाओं के प्राचार्य और संचालक मौजूद रहे। आप सबके पास खबर पहुंचा दे रहे हैं भाई कि ये जो है इस लड़ाई का इतना पैसा खर्च हुआ है और ये सिर्फ अपनी जो संघ बना हुआ है ब्लॉक स्तर, हाँ उसी समायोजित करना है। आप अपनी सहयोग मात्र 15-16 लोगों ने सदस्यता शुल्क जमा था। बाकी लोगों से पिछले वर्ष भी सदस्यता शुल्क दिया है कि भाई थोड़ी शुल्क जमा कर दो। तो इसमें बच्चों के नाम में अंतर बहुत आ रहे हैं। जैसे कि आधार कार्ड पिताजी बनाने के लिए गया, उसने नाम जैसे मान लो नीला है तो उसने कुछ और लिखा दिया, उसमें नीला के स्थान में नील लिखा दिया। समग्र आईडी में नाम देखेंगे आप उसका और कुछ मिलेगा, हाँ? और स्कूल में नाम कुछ और दर्ज है। तो इस प्रकार से उस बच्चे के जो नाम है, एक ही बच्चे के नाम अलग अलग हो जाते हैं। अब जब ये बायोमेट्रिक के द्वारा जो है सत्यापन होगा तो जब इनके नाम अलग अलग दिखाए जाएंगे तो उस बच्चे की जो फीस प्रति है, हाँ, वो सत्यापन नहीं हो पाएगा और राशि नहीं मिल पाएगी। और मान लो मिलती भी है तो हो सकता है कि साल लगता है कि 2 साल लगता है। तो तब तक की स्कूल। जी सर, आपको परिचय? मैं ओके रामडाले, प्राचार्य नवीन भारती विद्यापीठ लालबर्रा। जी, किस संबंध में मीटिंग है? ये जो आज जो हम लोगों की मीटिंग हुई है और प्रारंभ जो मीटिंग है अभी अशासकीय शिक्षक संघ के द्वारा और जो कार्यवाही चलना है, अशासकीय स्कूलों को RTI के अंतर्गत जो पैसा मिलना है उसकी जो कार्यवाही है वो शासन ने बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा जो बच्चों के आधार नंबर और अन्य जो कार्यवाही उसको प्रिंट कराना है। चूँकि नियम इस साल लागू हुआ है तो क्या होता है कि अभी तक अशासकीय स्कूलों के बच्चों को 16-17 का पैसा नहीं मिला है। 16-17 की कार्रवाई में भी ये कार्रवाई करने को बोला जा रहा है। तो जो भी नियम लागू होता है शासन का, वह नियम जिस साल नियम बनते उसी साल के लागू होता है। लेकिन शासन हम कह रहे हैं कि 16-17 के बच्चों को भी आप इस कार्रवाई में सम्मिलित करें तो उनके प्रिंट नहीं मिलेंगे, उनकी अन्य कार्रवाई नहीं मिल पाएगी। तो जो शासकीय स्कूलों को जो पैसा मिलना है तो वो कहाँ से मिलेगा? बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 साल से लापता डोरली परसवाड़ा निवासी 75 वर्षीय वृद्ध पहुंचा बांग्लादेश। बांग्लादेश पुलिस ने वृद्ध को जानकारी के अभाव में किया गिरफ्तार। जिला प्रशासन को ढाका उच्चायुक्त ने जारी किया फैक्स, मांगी राष्ट्रीयता और पहचान के दस्तावेज, परिजनों की जागी उम्मीद। कोसमी के सरपंच तरुण उर्फ गगन नगपुरे किए गए सरपंच पद से पृथक।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जारी किए आदेश। 2 पंचायत सचिव पर भी की गई कार्रवाई। 1 पंचायत सचिव की सेवा समाप्त करने के आदेश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया आमरण अनशन। 4 कार्यकर्ताओं ने त्यागा अन्न जल। अर्धवार्षिक परीक्षा को दरकिनार कर छात्रावास अधीक्षक की बहाली को लेकर छात्रों ने खोला मोर्चा। सहायक आयुक्त की उम्मीदवारी पर उठाए सवाल। सौंपा ज्ञापन। गोंगलई छात्रावास का मामला। और गुरुवार को साईं बाबा को लगाया जाएगा 56 व्यंजनों का भोग। वार्षिक उत्सव के समापन पर होगा महाप्रसाद वितरण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।